So we have started Recording in discussion progress. on laws of motion, जिसमें हमने प्रीवियस 3 लेक्चर डिस्कस किए एंड ये तीनों लेक्चर में जो है हमने कुछ बेसिक आइडिया डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले इनर्शिया के अबाउट डिस्कस किया था। देन हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे एंड ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ते टाइम हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ पढ़ा था एंड इनके जो भी एप्लीकेशंस है उनको अपन डिस्कस भी कर रहे थे। एंड एट द एंड हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट की थी और उसमें हमने थ्रस्ट वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो याद है सबको थ्रस्ट मतलब क्या था? एस नो, व्हाट वाज थ्रस्ट? यस। तो थ्रस्ट मतलब होता क्या है? देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि अगर कोई भी एक सिस्टम होगी, जिस सिस्टम के लिए हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं, तो उस सिस्टम में से अगर मासेस इजेक्ट हो रहे या फिर मास सिस्टम गेन कर रही है, दोनों भी केसेस में जो इजेक्टेड मास होता है या फिर गेन होने वाला मास होता है, वो क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द सिस्टम एंड उस फोर्स को हमने थ्रस्ट कंसीडर किया था और जिसके एप्लीकेशन अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो एप्लीकेशन हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या हो रहा है? रॉकेट का ऑन फास्ट क्या दिख रहा है? रॉकेट का प्रोपल्शन? एस नो? रॉकेट का प्रोपल्शन हो रहा है और इस रॉकेट के प्रोपल्शन में बेसिकली होता क्या है? मासेस होते हैं, वो सिस्टम क्या करती है? इजेक्ट करती है। एंड इससे रिलेटेड कल हमने जो बातें डिस्कस की थी, इन शॉर्ट उसको रिवाइज कर लेते कि हमने देखा था कि जब भी इस तरह से रॉकेट की लॉन्चिंग की प्रोसेस होगी, तो उस रॉकेट के लॉन्चिंग के प्रोसेस में जो है बेसिकली हमें थ्रस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जिसमें हमें dm बाई dt को कंसीडर करना है। एंड ये dm बाई dt का मतलब होता है मास जो इजेक्ट होने वाला है उसका रेट, और उसके साथ हमें रिक्वायरमेंट होती है रिलेटिव वेलोसिटी की। जितनी वेलोसिटी से मास जो है वो सिस्टम से इजेक्ट किया जा रहा है, तो उस केस में जो थ्रस्ट वाला फॉर्मूला होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एफ रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी। तो एस्टरडे जो है हमने इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ गए थे और उसमें हमने डिस्कशन शुरू किया था कि अगर यहाँ पे रॉकेट जो है वो अर्थ के ग्रेविटी से निकल गया और वो अगर फ्री स्पेस में पहुंच चुका है, तो अगर वो रॉकेट फ्री स्पेस में है तो फ्री स्पेस में उस रॉकेट का जो भी एक्सेलरेशन होता है वो बनता है रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मास इनटू रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, यानी ए इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाय एम इंटू डी एम बाय डी टी। एंड वहां पे अगर फ्री स्पेस नहीं है लेकिन रॉकेट जो ट्रैवल कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेविटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो ग्रेविटी अगर प्रेजेंट है तो उस केस में जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसमें हमें बस क्या करना पड़ता है, ये जो वी आर बाय एम इंटू डी एम बाई डी टी होता है, इसमें से हमें ये जी को करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। तो ये दोनों केस में जो है हम ये ग्रेविटी का या फिर ग्रेविटी से निकलने के बाद रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन, ये फॉर्मूले हमने कल के लेक्चर में डिराइव किए थे और उसमें जो है मैंने एट द एंड आपको एक फॉर्मूला बोला था कि किसी भी इंस्टेंट पे आपको अगर बोला जा रहा है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे रॉकेट की एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन में तो वो वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वी नॉट प्लस वी आर इंटू, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग के बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करके ऑप्शन में हम नेचुरल लॉग को एज इट इज प्लेस करेंगे। आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन के बाद में ऑप्शन में क्या चेंजेस होंगे, वो अकॉर्डिंगली जब क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है उसमें हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ता है ऑफ एम नॉट अपॉन एम। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन इसका जो डेरिवेशनल पार्ट है उसका एप्लीकेशन में कहीं पे यूज नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं जिसमें इसका प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पे मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो रॉकेट के प्रोपल्शन में क्या होता है आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी रॉकेट हम ग्राउंड से उसको लॉन्च करते हैं तो उसके लॉन्चिंग के बाद में
हमने रॉकेट में जो फ्यूल भरा हुआ होता है वो फ्यूल बर्न होता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, इस डायग्राम में देखो या फिर यहां पे देखो, दोनों भी केसेस में कि जो रॉकेट में फ्यूल भरा हुआ है वो इग्नाइट हो रहा है, एंड ये जो इग्नेटेड गैसेस है वो एकदम हाई स्पीड से इजेक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द रॉकेट, एंड ये इजेक्शन का जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है थ्रस्ट एक्सर्ट करने के लिए ऑन द गिवन सिस्टम, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट थ्रस्ट, बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स, रॉकेट जो है वो अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जैसे कि आपको बोला गया है सेम रॉकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी है कि सपोज जो रॉकेट यहाँ पे लॉन्च हुआ था उस रॉकेट में जो है मास ऑफ द फ्यूल भर दिया था, मास ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल उसमें भरा था वो है लगभग 70% ऑफ मास ऑफ रॉकेट। देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है और कंडीशन में क्या बोला है कि जो रॉकेट यहां पे लॉन्च हो रहा है उस लॉन्चिंग की प्रोसेस में जो रॉकेट का मास था पूरा, उसमें 70% जो है वो तो फ्यूल ही भरा पड़ा था, और इस पर्टिकुलर केस में आपको बोला गया है कि अगर वहां पे इफ गैसेस आर इजेक्टेड विथ 2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट है, तो ये गैसेस इजेक्ट होने की जो वेलोसिटी है ये दी गई है 2 किलोमीटर पर सेकंड, वेयर किलोमीटर मतलब 1000, यानी 2000 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से गैसेस वहां पे इजेक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में आपको बोला गया है कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द गिवन रॉकेट। रॉकेट, जो रॉकेट होगा वो कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसमें क्या क्या कंडीशन है वो डेटा हमें पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो कि हमें बेसिकली मालूम है, श्रवण क्या है बेटा, ये आंसर आ गया क्या 2 इन 30? तो बेसिकली हमें जो है रॉकेट की निकालनी है स्पीड, तो रॉकेट की स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला अभी भी बोला था, वही हम अप्लाई करेंगे कि पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट के बाद हमें जो स्पीड निकालनी है वो रहेगी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम। अभी जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो जो डेटा क्वेश्चन में दिया था वो हम पुट करेंगे, तो रॉकेट निकला था ग्राउंड से, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन वो रेस्ट में था, दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी यानी वी नॉट यहाँ पे बन गई 0। उसके बाद में हमें वी आर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वी आर एट 2 किलोमीटर पर सेकंड, और यहां पे हमें फ्यूल का मास एंड रॉकेट का मास इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि जो मास ऑफ द रॉकेट है 70% तो फ्यूल का ही मास है, इसलिए वहां पे जो हम रॉकेट का मास कंसीडर करेंगे वो बन जाएगा 70/100 इंटू मास ऑफ टोटल, जो भी टोटल मास था उसके मास के 70%, सॉरी ये 70% फ्यूल का बनेगा, एंड जो रॉकेट का बनेगा वो 70 माइनस 100 माइनस 70, यानी ये बनेगा 30/100 टाइम्स ऑफ एम नॉट। तो इस तरह से ये दो मासेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे कि जो टोटल मास था रॉकेट के सिस्टम का उसमें जो है लगभग 70% कौन है, फ्यूल है, एंड 30% में कौन है, रॉकेट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशन यहाँ पे एज्यूम की है। ठीक है, तो अब ये डेटा हम पुट करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें एम नॉट दिया गया है क्वेश्चन में एंड जो रॉकेट का मास दिया है, तो ये जो रॉकेट का मास है वो बनेगा यहाँ पे 30% ऑफ टोटल मास, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.3 टाइम्स ऑफ एम नॉट, यानी ये बनेगा एम नॉट अपॉन मास ऑफ रॉकेट इज इक्वल्स टू 0.3। अब इसका मतलब होता क्या है, देखो 0.3 एम नॉट बाय एम आर, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं कि एम आर बाय एम नॉट, ये कितना बनेगा 10/3। ठीक है ना, ठीक है, इसको बाद में लिखे आते हैं।
देखो ये यही एक्सप्रेशन है, इसको मैंने 30/100 था तो मैंने बस 0.3 लिख दिया, तो मास ऑफ द रॉकेट बना 0.3 टाइम्स ऑफ टोटल मास। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो रॉकेट का जो मास है वो तो चेंज नहीं होने वाला, इट विल रिमेन सेम, लेकिन वहां पे यस म्यूट करो बेटा, ठीक है। रॉकेट का छोड़ के जो फ्यूल का टोटल मास था, मतलब 70% मास था, वो तो पूरा का पूरा बर्न होने वाला है, क्योंकि जब रॉकेट मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा तब की कंडीशन ये होगी कि पूरा जो फ्यूल है वो बर्न हो चुका है, मतलब रॉकेट में फ्यूल बचा नहीं है, इसलिए रॉकेट इज मूविंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बेसिक हमारा एजम्पशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एम ओ टोटल मास अपॉन एम आर कंसिडर करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ एम नॉट आ गया था, यहाँ पे अगर हमें एम ओ अपॉन एम आर चाहिए तो उस केस में ये डेटा बनेगा 1/0.3, ये एम आर इधर जाएगा तो 0.3 इधर लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, इसमें ये वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमें v इक्वल्स टू मिलेगा, v नॉट तो 0 था, सिंपली वी आर कितनी है 2, नेचुरल लॉग ऑफ ये एम ओ अपॉन एम आर, मतलब ये बनेगा 1/0.3, इसको मैं 10/3 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम जो है ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वेलोसिटी आएगी किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि ये नेचुरल लॉग पुट करके हम आगे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है हमें जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज अगर दिए जाते तो उस केस में हमें क्या चेंजेस करने, ये आइडिया आपको बेसिक इस क्वेश्चन से आ गया होगा, ठीक है। तो आगे जो है हम सेम टाइप का और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे रॉकेट के प्रोपल्शन से रिलेटेड। रॉकेट के प्रोपल्शन से रिलेटेड हमें सेम क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको रॉकेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसमें बोला गया है कि एक रॉकेट है जिसको अपन वर्टिकली लॉन्च करने वाले हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है देखो, और उसमें बोला है कि जो रॉकेट का मास है वो आपको दिया है 50 kg, एंड रॉकेट में जो फ्यूल भरा भरा हुआ है वो मास आपको दिया है 550 kg। मतलब यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी एम ओ, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 600 kg। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि एक रॉकेट है जिसको अपन सरफेस के ऊपर से लॉन्च कर रहे हैं, और लॉन्चिंग करते टाइम उस रॉकेट का जो मास हमें कंसीडर करना है वो है 50 kg, एंड उसमें जो फ्यूल हमने फिल किया है वो है 550 kg। तो जब रॉकेट लॉन्च हो रहा था तब की केस में टोटल मास ये बनेगा रॉकेट का मास प्लस फ्यूल का मास, इसलिए मैंने एम नॉट मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम को कंसीडर कर लिया एज ए 600 kg। तो यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि रॉकेट जब भी शुरू होता है, अपनी मोशन शुरू करता है, अपलिफ्ट होता है, तब की उसकी वेलोसिटी जो है वो दी है 2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ये इजेक्टेड जो गैसेस होंगे रॉकेट से वो इजेक्ट होंगे, तो उसकी वेलोसिटी आपको दी है 2 किलोमीटर पर सेकंड। और यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल कंज्यूम होने वाला है तो उसके फ्यूल कंजम्पशन का रेट क्या होगा। यानी कि हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि जो मास इजेक्ट होने वाला है वो किस रेट से होगा, मतलब dm/dt कितना होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो चलो कमान फास्ट थिंक अपॉन इट, कैसे कर सकते हैं अपन, लगाओ दिमाग, कुछ आइडिया आ रहा है क्या, व्हाट शुड वी डू, क्या कर सकते हैं। चलो कमान फास्ट, मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपके लिए, तब तक थोड़ा स्क्रीन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
चलो कमन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. नो वन. तेजस, देवेश. क्या हुआ? नया आइडिया आ रहा है किसी को? श्रवण, शिवम. देखो बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पे मासेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है और हमें निकालना है डीपी बाई डी. तो उस केस में जो है हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वहां पे रॉकेट जो है अर्थ से अपलिफ्ट हो रहा है तो उस केस में जो उसके ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट होगा, तो हम लिखेंगे कि थ्रस्ट ऑन गैस थ्रस्ट ऑन रॉकेट, सॉरी, एक्सर्टेड बाय गैस, ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ रॉकेट से. एंड अगर ये इक्वल हो गए तब उसी केस में ये पॉसिबल है कि बेसिकली जो रॉकेट है वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वो अपलिफ्ट होगा. ठीक है, तो बस इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे. वी नो दैट कि जो थ्रस्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? थ्रस्ट की वैल्यू v रिलेटिव इनटू dm बाई dt, दैट विल बी इक्वल्स टू होता है m इंटू जी. ठीक है, अब यहाँ पे जब रॉकेट ग्राउंड पे है तो उसका मास मतलब टोटल मास होगा फ्यूल का मास प्लस रॉकेट का मास. तो इसको अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो मुझे dm बाई dt के लिए जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस तरह से होगा m नॉट इंटू जी इंटू ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगी. ठीक है, जो इधर इधर न्यूमरेटर में थी. अब ये सारी वैल्यूज तो हमें पहले से मालूम है. टोटल मास कितना था? देखो यहाँ पे 600 kg, तो इसको पुट करते हैं एज 600. जी कितना है? 10. एंड रिलेटिव वेलोसिटी आपको प्रोवाइड की थी, दैट विल बी 2. तो यहाँ पे अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में 2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी 2 इंटू 10⁻³ इसको लेंगे तो ये 0 0 0 सब कैंसिल होंगे. 6/2 मतलब ये आएगा 3 किलोग्राम पर सेकंड. मतलब वहां पे रॉकेट को अगर अर्थ से अपलिफ्ट करना है तो जो गैसेस है वो इजेक्ट करने पड़ेंगे बाय दिस वैल्यू, दैट विल बी 3 kg पर सेकंड. हो रहा है क्लियर? चलो रिप्लाई मी, कम ऑन फास्ट. देवेश. ओके ठीक है, तो बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? ऑडियो वीडियो में कुछ इश्यू नहीं ना? नो सर. ओके, एक मिनट, हाँ स्क्रीन थोड़ी सी. तो सेम क्वेश्चन मैं आपको तब तक देता हूं. चलो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूंगा तब तक. आपको बोला गया है कि एक रॉकेट है जिसका मास है 120 kg और उसमें हमने क्या किया है? 780 kg का जो फ्यूल फिल किया है. तो उस केस में अगर गैस इजेक्ट किए जा रहे हैं बाय 4 किलोमीटर पर सेकंड, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर उस रॉकेट को अर्थ के सरफेस से अपलिफ्ट होना है तो कितने मतलब रेट से वो मासेस को इजेक्ट करेंगे मतलब व्हाट विल बी द dm बाई dt इन दैट केस. कर सकते हैं कैलकुलेशन? यस. यस. ट्राई करो, कमन फास्ट. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. देखो जैसे ऊपर सॉल्व किया था, पूरी प्रोसेस जो है वो सॉल्व करने की सिमिलर ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. चलो आ रहा है आंसर. ओके डन.
चलो क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में टोटल मास यानी m0 कितना बनेगा। ओके श्रवण चेक कर लेते, ठीक है। टोटल मास बनेगा 780 प्लस 120 यानी ये बनेगा 900 kg। फिर से कंडीशन वही होगी कि जो थ्रस्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट, यानी हम यहाँ पे वी आर इंटू डी एम बाई डी टी को इक्वेट करेंगे विथ एम जी, तो यहाँ पे हमें डी एम बाई डी टी के एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी एम नॉट इंटू जी डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव। अब एम नॉट यहाँ पे कितना है 900, 900 इंटू 10 मतलब ये बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 3, ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर 3, कैंसल कैंसल, 9/4 मतलब ये बनेगा 2.5 kg पर सेकंड, ठीक है। तो इस रेट से जो है अगर वहां पे बर्न गैसेस जो इजेक्ट किए जाएंगे तब जाके जो गैस है वो क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा। क्लियर सबको। सर 2.25 2.25 हाँ 2.25 वेरी गुड, दिस विल बी द 2.25 किलोग्राम पर सेकंड। इतने मतलब रेट से वहां पे क्या होगा, गैस जो है वो इजेक्ट होगा। ओके ऑडियो क्लियर है कि आज के रोज की तरह ही है, क्लियर है सर। Yes, sir. रोज से अच्छा है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वही वर्किंग स्लो था दैट्स व्हाई लेक्चर डिले हो गया, और लाइट भी बेटर है कल से, है ना। यस सर। यस चलो तो यहाँ पे हमने ये रॉकेट की सिस्टम देख ली। अब बेसिकली आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हमें देखना है थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ पाइप। फिर से थ्रस्ट का मतलब वही होगा, ठीक है। क्या होने वाला है थ्रस्ट के मतलब में कि बेसिकली यहाँ पे मास जो है वो इजेक्ट किया जाएगा या फिर मास जो है वहां पे ऐड किया जाएगा। तो इजेक्ट होते टाइम या फिर ऐड होते टाइम जो मास है वो सिस्टम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने रॉकेट के प्रोपल्शन में केस देखी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट केस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो वाटर जेट के केस में होती है। मतलब वाटर जो है जब भी फ्लो होगी तब वाटर फ्लो होगी, मतलब वहां पे फिर से मासेस इजेक्ट होंगे, एंड अगर वहां पे मासेस इजेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, एंड उस फोर्स को हम यहाँ पे थ्रस्ट कंसीडर करने वाले, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर का फ्लो का रेट होता है वो हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से जो भी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पास हो रही है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को अगर मैं Q से डिनोट करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा कि यहाँ पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये पार्ट जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कि कितना फ्लो वाटर का वहां पे हो रहा है। जैसे रॉकेट के प्रोपल्शन के केस में हम dm बाई dt लेते थे, यहाँ पे भी dm बाई dt चाहिए, लेकिन उसको जो है हम यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या है, देखो कि Q हमें मिल गया। अब Q के मिलने के बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है dm बाई dt को, बट ये dm बाई dt को कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे जो dv बाई dt है, यहाँ पे हम मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं dm बाई dt को ये रो इंटू dv बाई dt इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। बट होता क्या है कि जब भी वाटर फ्लो होती है तब उसके फ्लो होने का जो रेट है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको अपन एरिया इंटू वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इमेजिन करो वेलोसिटी में क्या आता है, वेलोसिटी में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, ठीक है। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब कौन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये v वॉल्यूम वाला है एंड ये छोटा v मतलब ये वेलोसिटी वाला है। वही पार्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखो यहाँ पे कि ये जो dv बाई dt है यहाँ पे v का मतलब वॉल्यूम है यहाँ पे, और इक्वल टू मैं लिख रहा हूं a इंटू वी, ए इंटू वी मतलब एरिया इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है कि वन एट द सेम, दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो
रो इंटू डी वी बाई डी टी था, इसको रो इंटू ए इंटू वी ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कैलकुलेट किया, फिर से रेट ऑफ मास फ्लो या फिर उसको मास इजेक्शन बोलो, या फिर उसी को हम इस एप्लीकेशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी कंसीडर कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे मिलता है रो इंटू ए इंटू वी। स्मॉल वी ड्रॉ किया है, मतलब ये बनती है वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले थ्रस्ट से। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला हमें पहले से ही मालूम है कि जो भी थ्रस्ट एक्सर्ट होता है, मतलब फोर्स एक्सर्ट होता है ड्यू टू इजेक्शन ऑफ द मास, तो वहां पे हमें फॉर्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाय dt। अब यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वही जो हम यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं कि कितनी वेलोसिटी से वहां पे जो है वो लिक्विड बाहर आ रहा है, मतलब यही वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। तो हमें थ्रस्ट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी स्मॉल v इंटू रो इंटू ए इंटू वी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर, ये बनेगा थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड या फिर वाटर का जेट ऑन पाइप या कंटेनर जिसमें से वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली रॉकेट का एप्लीकेशन था, रॉकेट के बाद में ये वाटर का एप्लीकेशन है। रॉकेट के एप्लीकेशन में हमने देखा डायरेक्टली v रिलेटिव इनटू dm बाई dt, इसको यूज करके हम थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वही पार्ट जब हम वाटर के जेट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे बस डेंसिटी के फॉर्म में एंड फ्लो होने वाली वेलोसिटी के फॉर्म में जो है थ्रस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है क्लियर सबको। तो दोनों भी केस जो है वो सेम ही है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि बेसिकली दोनों केस में हमने कैलकुलेट किया है वो है थ्रस्ट। बस एक की केस में जो थ्रस्ट है वो एक्सर्ट हो रहा है बाय द इजेक्टेड गैसेस, एंड दूसरी केस में जो थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है वो एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द फ्लो होने वाली वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पार्ट हमने देखा, अभी अगेन वाटर का और एप्लीकेशन अगर देखने जाएंगे तो इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय वाटर जेट। कोई भी एक वाटर जेट होगा, उसको अगर अपन स्प्रे करेंगे वॉल के ऊपर, तो वो वाटर जेट जो है वॉल के ऊपर जो भी थ्रस्ट एक्सर्ट करता है उसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आपको ए मतलब दिया है एरिया ऑफ जेट, जेट मतलब जिस नली में से हम वाटर को फ्लो करने वाले, पाइप में से फ्लो करने वाले, उसका एरिया, ठीक है। एंड वहां पे अगर v इतनी वेलोसिटी से वाटर जो है वो वॉल के ऊपर अगर इंपार्ट होगी तो उस केस में जो थ्रस्ट मिलेगा अगेन वो रहेगा रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। किसी भी वॉल के ऊपर बोलो या फिर हम गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो उसमें भी हमने अगर पानी मतलब वॉशिंग सेंटर पे आपने देखा होगा एक नल क्या पाइप होती है, उसमें से वाटर आता है विथ वेरी हाई स्पीड, एंड उसको अपन क्या करते हैं जो कार होती है उसके सरफेस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो उस बम्बार्डमेंट से क्या होता है वाटर का जो जेट है वो अगेन वहां पे थ्रस्ट को एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन है कि अगर वहां पे बोला गया है आपको कि इफ जो वाटर वहां पे वॉल के ऊपर हमने स्प्रे की थी वो अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल, तो अगर रिफ्लेक्टेड जेट है तो उस केस में हमें जो थ्रस्ट मिलता है वो डबल मिलता है, मतलब ये बनेगा ट्वाइस ऑफ रो इंटू वी का स्क्वायर। जैसे मोमेंटम डबल होता है उसी तरह से ये थ्रस्ट भी डबल हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आपको बोला गया है कि वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स जेट, वॉल भी मोशन में है, इफ वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स जेट, मतलब जिस डायरेक्शन से पानी आ रहा है, जेट आ रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर वॉल जो है वो ट्रैवल कर रही है तो उस केस में हमें बस क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो थ्रस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए या ये दोनों की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ता है। ये u मतलब होगा वॉल की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वॉल जो है वो थ्रस्ट के टुवर्ड्स ट्रैवल करने वाली है, ठीक है। तो बेसिक हमने अब तक दो एप्लीकेशन देखे हैं, जिसमें हमने पहले देखा स्टार्ट में कि जब भी रॉकेट का प्रोपल्शन होगा तो उस केस में जो थ्रस्ट एक्सर्ट होने वाला है दैट इज गिवन बाय v इंटू डी एम बाई डी टी।
फिर उसके लिए वेलोसिटी एट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक्सप्रेशन हमने देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगेन उसके बाद में हम दूसरा एप्लीकेशन देख रहे थे जिसमें हमने वाटर के जेट को इंट्रोड्यूस किया है और वहां पे हमने बस क्या किया, डेंसिटी एंड एरिया एंड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर जो है वो फ्लो होने वाली है, उनको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब उसके बाद में जो है कल के लेक्चर में भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको हमें यहाँ पे फिर से याद करना पड़ेगा कि ये जो रैम्बो है ये क्या कर रहा है, बुलेट्स को फायर कर रहा है एंड यहाँ पे बुलेट फायर हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, अगेन कमन फास्ट कंसेप्ट के साथ लिंक करो। आज के हमारे डिस्कशन का एक ही कंसेप्चुअल पार्ट है, दैट इज थ्रस्ट। फिर से एक बार वही रिपीट कर रहा हूं कि थ्रस्ट एक्ट होगा मतलब क्या होगा, सिस्टम से मास जो है एक तो इजेक्ट होगा, नहीं तो मास जो है सिस्टम के ऊपर ऐड होगा। लेकिन ऐड होने वाले कंडीशन जो है हम वहां पे कंसीडर नहीं करते हैं, हमें बस इजेक्ट होने वाली कंसीडर या फिर इजेक्ट होने वाले एप्लीकेशन के अबाउट डिस्कस करना था। इसलिए हमने रॉकेट का प्रोपल्शन देखा, रॉकेट का प्रोपल्शन देखा, उसके बाद में हमने वाटर जेट की कंडीशन देखी, देखो अगेन स्क्रीन पे फॉर्मूले है, एंड आगे ये जो आदमी है कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है, बुलेट्स को फायर कर रहा है, तो इसके लिए भी हम सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, लग जाएगी बुलेट एक दूसरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको ऊपर ढकेल देता हूं, तो ये बुलेट फायर कर रहा है कंटिन्यूसली, तो बोल सकते हो आप ये बुलेट के फायर होने से क्या होगा, थ्रस्ट। थ्रस्ट, क्यों थ्रस्ट एग्जर्ट होगा, क्योंकि गन में से बुलेट निकल रही है, देखो उसको कितनी बुलेट मार रहा है। ठीक है, तो ये सारी बुलेट निकल रही है, मतलब बुलेट क्या करेगी, अपना खुद का जो मास है वो भी साथ में लेके जाएगी। तो इस केस में जो बुलेट के निकलने से गन के ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट होगा FTH, वो अगेन कितना रहेगा, V इंटू DM बाई dt, कितना रहेगा, V इंटू DM बाई dt। यहां पे जो हमने थ्रस्ट कंसिडर किया है उसका मतलब होगा थ्रस्ट exerted by bullets on gun। एक मिनट, जो गन के ऊपर बुलेट ने थ्रस्ट एक्सर्ट किया है उसको अपन यहां पे F कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद में V का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितनी वेलोसिटी से बुलेट वहां से निकल रही है, बस यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है DM बाई dt में। अब DM बाई dt मतलब क्या है, देखो चलो बोलो, आप बोलो, अभी अभी बहुत सारा आइडिया क्लियर हो गया है आपको, कमन फास्ट। DM बाई dt मतलब है क्या, बोलो, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। जो मास इजेक्ट हो रहा है उस मास के इजेक्ट होने का रेट है, बराबर। तो अगर Yes, हमें sir. बोला जाएगा कि एक सेकंड में 2 बुलेट इजेक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मास ऑफ द बुलेट अपॉन 1 सेकंड, ऐसे कंसीडर करेंगे इस DM बाई dt को, बराबर। Yes, sir. तो अगर यहाँ यस। पे हमें DM बाई dt कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लेके आते हैं n इंटू यम को, और यहाँ पे n को हमें बोलना पड़ता है नंबर ऑफ बुलेट्स। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बुलेट्स जो इजेक्ट होगी, इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। मतलब देखो बेसिक थ्रस्ट का आइडिया वही है जो हम आई थिंक कल या फिर परसों मैंने इंट्रोड्यूस करके दिया था, कि बेसिकली किसी भी सिस्टम में से अगर मास इजेक्ट होता है तो ये इजेक्ट होने वाला मास सिस्टम के ऊपर फोर्स इंपार्ट करता है, और हर बार थ्रस्ट कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी विथ विच मासेस आर इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इनटू DM बाय dt, यानी कि F थ्रस्ट बनेगा V रिलेटिव इनटू DM बाय dt। जब इसको अपन अप्लाई करेंगे रॉकेट में तो सेम फॉर्मूला होगा, बस रॉकेट के केस में 3 कंडीशन होगी। एक, अगर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में वो जा रहा है, तब की केस में एक्सेलरेशन होगा रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन मास इनटू DM बाय dt। अगर ग्रेविटी के अंदर उसकी मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं तब के लिए एक्सप्रेशन होगा रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन मास इनटू DM बाय dt माइनस ऑफ g। एंड वहां पे अगर हमें फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल्स टू जो है V0 प्लस VR इनटू नेचुरल लॉग ऑफ m0 बाय m, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, मतलब हमें रिलेशन मिलता है कि मास के कम होने से वेलोसिटी रॉकेट की कैसे बढ़ती है।
उसके बाद हमने सेम एक्सप्रेशन अप्लाई किया वाटर के जेट के लिए, तो वहां पे हमने देखा कि थ्रस्ट जो है वही होता है वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। बस यहाँ पे जो है dm by dt को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करके इंटू रो इंटू ए इंटू वी। दैट्स वाई वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो वही थ्रस्ट बनेगा रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। अगर रॉकेट का प्रोपोर्शन होता तो v इंटू डी एम बाई डी टी, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पे जब हम बुलेट के एंड गन की बात लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे बस हमें क्या करना पड़ेगा, dm बाई dt को रिप्लेस करना पड़ेगा n इंटू एम से। तो n इंटू एम से क्यों रिप्लेसमेंट हो रही है, आइडिया आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एस नो? तो यहां पे फाइनली मुझे थ्रस्ट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा n इंटू एम इंटू वी। मतलब हर बार अगर डिस्कशन बुलेट का दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि थ्रस्ट कैलकुलेट करो, कि जैसे कि एक मशीन गन है जो क्या करती है 20 बुलेट्स पर सेकंड इजेक्ट करती है, उसमें हर एक बुलेट का मास जो है वो आपको दिया है 600 ग्राम, और बुलेट्स इजेक्ट होती है विथ द मजल वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे कितना थ्रस्ट एक्सर्ट होगा। यस, ये सिर्फ मशीन गन की केस में एप्लीकेबल है बेटा, इसलिए तो अपन इसको स्पेशल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी कितनी है सर? वेलोसिटी दी आपको 200 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। सिर्फ क्या करना है n इंटू एम इंटू वी। n कितना है 20, मास 600 ग्राम है, उसको 0.6 लेना पड़ेगा तब वो kg में कन्वर्ट होगा। एंड वेलोसिटी कितनी है 200, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 बनेंगे 12, 12 इंटू 2 मतलब 2400। क्या आएगा ये, न्यूटन। वेरी गुड, 4 से मतलब किस में होगा आंसर, न्यूटन में होगा। क्लियर है फिर? यस। अब इसमें जो है दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी जो फिर से हम यहाँ पे न्यू को देख रहे हैं, है ना, कल भी ये डिस्कस किया था कि इस तरह से अगर बुलेट्स आएगी और सारी बुलेट्स जो है एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस तरह से वॉल पे जाके स्टिक हो जाएगी, या फिर वॉल के अंदर घुस जाएगी, या फिर वॉल के ऊपर इंसिडेंट होके नीचे गिर जाएगी। इस तरह की अगर सिचुएशन हो रही है तो ये दोनों सिचुएशन में जो है हमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं देखो कि इफ बुलेट्स आर एम्बेडेड इन द वॉल, बुलेट्स अगर वॉल में फिक्स हो जाएगी, एम्बेडेड रहेगी, तो उस केस में जो है थ्रस्ट बनेगा n इंटू एम इंटू वी। मतलब यहां पे थ्रस्ट में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। बट अगर आपको बोला गया है कि यहां पे मैं आपको शो करता हूं कि आपको अगर बोला गया है कि इस तरह से, कल भी देखा था कि बुलेट जा रही है, वॉल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है एंड रिफ्लेक्ट होके फिर आ रही है ना, तो यहाँ पे बुलेट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ज्यादा सीरियसली मत लो इस वीडियो को, बस थोड़ा सा देखो, और बुलेट का रिफ्लेक्शन है उतना ही इमेजिन करो, हमें उतना ही रिक्वायर्ड है। तो अगर इस तरह से बुलेट इंसिडेंट होके वापस आके अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस केस में जो थ्रस्ट एक्सर्ट होगा, थ्रस्ट when bullets are reflected from wall या फिर सरफेस बोलो विथ सेम स्पीड, तो उस केस में जो है वो थ्रस्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ n इंटू एम इंटू वी। क्लियर? एंड यहां पे और एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपको बोला जा रहा है कि बेसिकली जो बुलेट है वो इस तरह से इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रही है और फिर यहां से जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, और वहां पे एंगल्स अगर थीटा दिए तो वही कंडीशन जिसको अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना पड़ता है, बस इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसको एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे थ्रस्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ एम वी इंटू कॉस ऑफ थीटा। है क्लियर?
सो आज जो है हमने सिर्फ थ्रस्ट रिलेटेड बातें डिस्कस की है, जिसमें बस रॉकेट, देन वाटर का जेट एंड एट द एंड बुलेट की जो केसेस थी उसको हमने देखा था। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है कंसेप्ट एप्लीकेशन के पहले जितने सॉल्व क्वेश्चंस है आप आज सक्सेसफुली उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी इशू आपको नहीं आना चाहिए। 16 to 17 क्वेश्चन इन नियर अबाउट, तो आप आज के होमवर्क में सारे सॉल्व क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। डिफरेंट स्पीड आई तो डिफरेंट स्पीड को पुट करेंगे बेटा। मोमेंटम का लेते हैं ना अपन P2 माइनस P1, लेकिन वैसे होता नहीं है जो भी आपको एप्लीकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, 17 के 17 सॉल्व एग्जांपल है, 17 वाला मत करो, उससे पहले 16 एग्जांपल है उनको सॉल्व करेंगे एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन आप आज सॉल्व करेंगे। ये आपका आज होमवर्क है। तो जो आपकी SBT है, होमवर्क ज्यादा है इसलिए मैं इवनिंग 8 PM को असाइन नहीं कर रहा हूं, मैं असाइन करूंगा 9 AM को, मतलब SBT विल बी देयर, लेकिन जो कल असाइन होगी। क्लियर है, उससे पहले होमवर्क कंप्लीट करना आपको मस्ट है, नेसेसरी है। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा ऑड टाइम हो गया लेक्चर का, कल से अगेन ऐसा नहीं होगा, ऑन टाइम सब चीजें होने वाली है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन Recording stopped. थैंक यू।